हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्योरी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कैलेस्की कैलेस्की एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी और वो थी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस जो थ्योरीज हैं वो है कैलेस्की है, कैल्डर, कार्ल मार्क्स, रिकार्डो। इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो मजदूरी होती है उसमें और लाभ और जो लगान है उसके रूप में इन्होंने ये थ्योरी दी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो कैलेस्की डिग्री ऑफ मोनोपोली एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि इन 1971 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, एसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये इन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी और उसमें इन्होंने एक एसे लिखा था जिसका नाम क्या था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और ये इसका मेन टॉपिक भी रहेगा कि इसके अंदर क्या है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कैसे किया, ये इन्होंने इस थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो 1971 में इन्होंने बुक लिखी, एसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, और इसमें इन्होंने एक एसे लिखा था। उस एसे का क्या नाम था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलेस्की ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया है। सबसे पहले देखिए, कैलेस्की ने अपनी थ्योरी में बताया है कि राष्ट्रीय आय, जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें लाभ का जो अंश, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है, और तथा जो मजदूरी जो वेजेस है उसका वितरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनके वितरण का जो सिद्धांत है वो अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी के अंश के ऊपर निर्भर करता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया हमें कि राष्ट्रीय आय में लाभ तथा मजदूरी का जो वितरण का सिद्धांत है वो अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी के अंश पर निर्भर करेगा। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में मार्शल लर्नर की जो व्यष्टिपरक सिद्धांत था। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिस्ट हैं लर्नर, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने उसी सिद्धांत को समष्टिगत मतलब मैक्रो लेवल पर इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में मार्शल जो लर्नर था उनके व्यष्टिपरक सिद्धांत, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि P माइनस एम अपॉन के P। इसमें P हमारा क्या है, तो कीमत है, और M हमारी क्या रहेगी, सीमांत लागत। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया है, समष्टिगत स्तर पर इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि प्रति इकाई उत्पादन पर, किसी भी वस्तु का जो प्रति इकाई उत्पादन होगा उस पर श्रम तथा कच्चे माल पर उठाई गई लागत के सम्मिलित किया गया। ठीक है, इन्होंने किसको सम्मिलित किया कि प्रति इकाई उत्पादन पर जो श्रम होगा, जो लेबर होगा, तथा जो कच्चे माल पर जो उठाई गई लागत है उसने इसके अंदर इन्होंने शामिल किया। और श्रम में इन्होंने केवल किसको शामिल किया है, सिर्फ शारीरिक श्रम को शामिल किया है। जो फिजिकल वर्क करके जो लेबर करती है, जो श्रम है, उसको इन्होंने सम्मिलित किया। वेतन, जो सैलरी, तथा द वाइट कॉलर वर्कर्स मतलब हो गया यहाँ पे जो हाई स्किल्ड वर्कर हैं या मैनेजिंग लेवल के जो वर्कर्स होंगे। ठीक है, उनको जो मजदूरी दी जाएगी उसको इन्होंने क्या माना है, पूंजीपति वर्ग की आय में सम्मिलित उसको किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेबर लिया जाएगा वो ओनली जो शारीरिक श्रम से जो आय प्राप्त करते हैं उसकी दर को हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए P माइनस एम किससे डिनोट किया है कि प्रति इकाई उत्पादन पर आय, मतलब प्रति इकाई उत्पादन पर हमारी आय क्या रहेगी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, लाभांश, ब्याज, गिसावट, वेतन, ये सभी चारों इसके अंदर क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत की जो मेन मान्यताएं हैं वो दो दी। अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत दोनों बराबर है। मतलब MC और AC, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, वो किसमें, इन द शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, उसके अंदर ये दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। और उन्होंने दूसरी मान्यता क्या मानी कि वास्तविक जगत में जो उत्पादन है वो व्यवहारिक क्षमता से कम होता है। मतलब क्या है कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रियल में, वो व्यवहारिक क्षमता से ऑलवेज कम रहेगा। मतलब अभी भी मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है
कि उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके सिद्धांत पर कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि व्यक्तिगत फर्म के एकाधिकारी का अंश का लर्नर का माप कीमत P, ठीक है, सीमांत लागत M के अंतर का कीमत के साथ अनुपात। मतलब जो एकाधिकारी अंश है वो लर्नर ने कैसे बताया है कि P कीमत में से यदि हम सीमांत लागत को घटा दें और उसको डिवाइड कर दें किससे, कीमत से, तो हमारा ये आ जाएगा एकाधिकारी अंश। ठीक है, एकाधिकारी अंश को हम U से डिनोट कर रहे हैं। देखिए ये है MU मतलब एकाधिकारी अंश कैसे निकालेंगे, P माइनस M अपॉन के P हमारा क्या है, कीमत है। इसमें से जब हम सीमांत लागत को यदि हम माइनस कर दें और डिवाइड कर दें किससे, कीमत से, तो हमारा एकाधिकारी का अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जो MU है ये किसके बराबर है, एकाधिकारी का अंश। P क्या है, हमारी कीमत। M हमारी क्या है, सीमांत लागत। ठीक है, चूंकि सीमांत लागत और M और औसत लागत जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A से दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने क्या माना है, इन्होंने अपने सिद्धांत में जो लागतें हैं उनको स्थिर माना है, और स्थिर हैं इसलिए ये दोनों क्या है, इन्होंने इनको बराबर भी माना है। इसलिए हम क्या करेंगे, M की जगह A को डिनोट कर देंगे, मतलब औसत सीमांत लागत की जगह हम किसको ले रहे हैं, औसत लागत को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण नंबर ये क्या है, 1 है, और ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा रहेगा, 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें MU, अब हमारा नया समीकरण 2 नंबर क्या हो जाएगा, MU इज इक्वल टू P माइनस A अपॉन के P। हमने M की जगह किसका प्रतिस्थापन कर दिया, M की जगह किसको ले लिया, हमने एवरेज कॉस्ट को ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें कुल पूंजीगत आय प्राप्त करने के लिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, कुल पूंजीगत आय। और वह कैसे प्राप्त होगी, जब हम जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, प्रति इकाई उत्पादन पर कुल पूंजीगत आय। जो हमारी कुल पूंजीगत आय है, यदि हम उसको कुल उत्पादन से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल पूंजीगत आय आ जाएगी। इसलिए हम फर्म का कुल उत्पादन है, हम उसको क्या मान रहे हैं, X। ठीक है, तो यदि हम समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे X से, तो X P MU इज इक्वल टू X और P माइनस के A, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और यदि हमें समस्त अर्थव्यवस्था, मतलब हमें फुल इकोनॉमिक की अगर आय प्राप्त करनी हो, तो हम पूरी जितनी भी फर्में हैं उन सभी का जो उत्पादन होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ का हम यूज़ करते हैं सिग्मा से, सिग्मा XPMU इज इक्वल टू सिग्मा X इंटू में P माइनस के A। ठीक है, और सिग्मा XP हमारा क्या होता है, कुल क्रय विक्रय होता है, जिसे हम किससे लिख सकते हैं, T से डिनोट कर रहे हैं, T इज इक्वल टू सिग्मा XP। ठीक है, यदि हम दोनों पक्षों को T से विभाजित कर दें, यदि किसी भी मतलब दोनों टर्म को यदि हम T से विभाजित करें या मल्टीप्लाई करें, तो इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, T से डिवाइड कर रहे हैं। T से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा XPMU अपॉन के T इज इक्वल टू सिग्मा X मल्टीप्लाई P माइनस A अपॉन के T। ठीक है, T को हम किससे डिनोट कर रहे थे, सिग्मा XP। तो यहाँ पे देखिए T की जगह हम क्या कर देंगे, नीचे सिग्मा XP कर देंगे। तो सिग्मा XPMU अपॉन के सिग्मा XP इज इक्वल टू सिग्मा X मल्टीप्लाई P माइनस A अपॉन के सिग्मा XP। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, अब देखिए सिग्मा XPU अपॉन के सिग्मा XP, ये हमारा क्या है, अगर देखिए इसको इससे काट भी देते हैं भाई, तो सिग्मा XP से ये क्या गया, सिग्मा XP गया, तो ये हमारा क्या बच गया, MU बच गया। और MU मैंने आपको क्या बताया था, हमारा एकाधिकारी अंश है। तो एकाधिकारी अंश हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा X इंटू P माइनस A अपॉन के सिग्मा XP। और सिग्मा XP को हम किससे डिनोट कर रहे थे, T से। तो अब हमें क्या आता है कि जो MU है, जो एकाधिकारी अंश है, वो क्या है, सिग्मा XP माइनस A मीन्स कुल पूंजीगत आय। समझ रहे हो, P माइनस A हमारा लाभ था व्यक्तिगत। ठीक है,
और उससे हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, x से पूरी समस्त अर्थव्यवस्था के लिए, और इसको हमने क्या कर दिया था, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कुल पूंजीगत आय, और टी हमारी क्या है, कुल क्रय विक्रय। तो जो एकाधिकारी अंश है वो किसके बराबर है, कुल पूंजीगत आय, और इसको यदि हम भाग कर दे कुल क्रय विक्रय के, इन दोनों के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, MU आ जाएगा, जो क्या है, एकाधिकारी अंश है। ठीक है, इसके बाद देखिए उपयुक्त समीकरण से तात्पर्य क्या निकला है, वही मैंने आपको बता दिया कि कुल क्रय विक्रय में पूंजीगत आय तथा वेतनों के सापेक्ष भाग का लगभग एकाधिकारी अंश के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जो कैलेस्की है उनका जो मेन मोटिव था वो था कि राष्ट्रीय आय में श्रमिकों के अंश का पता लगाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिनोट किया, ए को डिनोट किया राष्ट्रीय आय से, और डब्ल्यू को डिनोट किससे किया कि अर्थव्यवस्था में कुल मजदूरी कितनी है, ये इन्होंने बताया। और यदि हम राष्ट्रीय आय में से अर्थव्यवस्था में कुल मजदूरी को निकाल दें तो पूंजीपति की क्या आ जाएगी, आय। तो पूंजीपति की आय किसके बराबर होगी, ए माइनस के डब्ल्यू। ठीक है, और हमने समीकरण क्या प्राप्त किया था कि MU, ये जो बार का निशान होता है प्लस माइनस के लिए होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगी। तो MU इज इक्वल टू सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई P माइनस A अपॉन के T। ठीक है, और ये जो हमारी पूंजी, क्योंकि ये जो है सिग्मा एक्स P माइनस A, ये भी तो हमारी क्या है, पूंजीपति की आय है, पूंजीपति की आय। और पूंजीपति की आय को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A माइनस के W। तो इसकी जगह हम किसको डिनोट कर देंगे, इसकी जगह आ जाएगा हमारा MU इज इक्वल टू A माइनस डब्ल्यू अपॉन के T। ठीक है, और दोनों साइड्स को यदि हम T अपॉन के W से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए MU मल्टीप्लाई हो जाएगा T अपॉन के W, और बराबर हो जाएगा A माइनस डब्ल्यू अपॉन के T इंटू में T अपॉन के W। T से देखिए गया, कट गया ये, तो यहाँ पे आ जाएगा MU इंटू के T अपॉन के W इज इक्वल टू A माइनस डब्ल्यू अपॉन के W। ठीक है, और यदि हम इसको अलग अलग करेंगे, देखिए इसको यदि हम अलग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A अपॉन के W माइनस के W अपॉन के W, ये कट गया तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ गया A अपॉन के W माइनस के 1। तो यहाँ आ गया MU मल्टीप्लाई T अपॉन के W इज इक्वल टू A अपॉन W माइनस के 1। यहाँ तक देखो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि हम इनको एक साइड लेके जाएंगे तो A अपॉन के W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के MU मल्टीप्लाई T अपॉन के W। ठीक है, और यदि हम इनको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर दे, व्युत्क्रम का मतलब इन दोनों को पलट दें, तो A की जगह W अपॉन के A हो जाएगा, W अपॉन के A इज इक्वल टू, और ये क्या चला जाएगा, 1 के बटे में चला जाएगा 1 अपॉन के 1 प्लस के MU इंटू T अपॉन के W। ठीक है, और W अपॉन के A हमारा क्या होता है, मजदूरी का राष्ट्रीय आय में सापेक्ष भाग। ठीक है, और यही तो वो निकालना चाहते थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो बताया है कि मजदूरी का राष्ट्रीय आय में सापेक्ष भाग क्या है, W अपॉन के A। जो हमें पता चल गया क्या है, वो ये हिस्सा है, और ये क्या शो कर रहा है कि उपयुक्त समीकरण से पता चलता है कि W अपॉन के A जो मजदूरी का राष्ट्रीय आय में सापेक्ष हिस्सा है, वो क्या है, एकाधिकारी शक्ति जो हमारा MU है तथा T अपॉन के W से विपरीत संबंध है। ठीक है, इन दोनों से क्या है, विपरीत संबंध है। मतलब कि जब एकाधिकारी शक्ति या एकाधिकारी अंश में वृद्धि होगी तो उसके कारण क्या होगा, W अपॉन के A जो मजदूरी का भाग है राष्ट्रीय आय में, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और T अपॉन के W है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कैलेस्की की थ्योरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।